हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आज मैं आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। अक्सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की एक खासियत होती है कि वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक्चुरी बनाती है। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए, मैंने आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, पहली नदी है लूनी। देखिए, लूनी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन कच्छ के रण में जाके वो विलुप्त हो जाती है, यानी वो सागर तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो सागर तक नहीं पहुंच पाती, वो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, तो उस नदी का नाम है लूनी। तो लूनी रिवर, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देख रहे होंगे आप, तो दूसरी जो नदी है उसके बाद हम दूसरी नदी है तो वो है साबरमती नदी। देखिए, जो साबरमती नदी है, उसके बाद साबरमती है, फिर ये माही लिखा हुआ है, फिर ये नर्मदा है और ये ताप्ती है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती ये एक क्रम में है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण में पहले साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। और ये सारी कहाँ गिर रही हैं? सारी अरब सागर में गिर रही हैं। और अरब सागर में कौन सी जगह? तो ये गुजरात के में खंबात की खाड़ी में समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, तो देखो इसके लिए ट्रिक है, कैसे इन नदियों को हम याद कर सकते हैं कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती जो उत्तर से लेकर दक्षिण में इसी क्रम में हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक बन जाएगी समानता, आप इसको याद कर लो। देखिए, समानता में सा से हो जाएगा साबरमती, माँ से हो जाएगा माही, ना से हो जाएगा नर्मदा और ता से हो जाएगा ताप्ती। तो समानता आप याद कर लो, तो आपको ये याद रहने लगेगी। वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, उन नदियों को आप लर्न कर जाओगे, ठीक है। तो देखिए, डेल्टा और एक्चुरी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डेल्टा जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, एक्चुरी नहीं बनाती। तो देखिए, डेल्टा जो होती है, तो डेल्टा और एक्चुरी में क्या डिफरेंस है। जो नदियां भारत में पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे कि एक पूर्व की ओर नदी कोई बह रही है, तो वो अपने साथ, वो क्योंकि मैदानी भागों से होकर बहती है, तो अपने साथ में काफ़ी मृदा को, मिट्टी को, मृदा अपर्दन को, मृदा अपर्दन होता है और मिट्टी को काफ़ी मात्रा में अपने साथ बहा कर ले जाती है। जब वो नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, तो उस समय पर उस नदी की स्पीड, उसका वेग कम हो जाता है, और कम होने के कारण से जो वो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाई है, वो सारी मिट्टी उसका निक्षेप हो जाता है, यानी उसका डिपोजिशन हो जाता है, तो ऐसे जम जाती है ना फिर वो। तो उसके बाद क्या, बीच में जब वो जम जाएगी, यानी जब समुद्र में मिलने वाली होगी वो नदी, तो वो उसका वेग कम हो जाएगा और इस तरीके से उसके मुहाने पर मिट्टी जम जाएगी। और फिर वो जो नदी है वो दो शाखाओं में बढ़ जाएगी ऐसे, तो इसके बीच में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाएगा जिसे डेल्टा बोलते हैं। और फिर ये नदी ऐसे करके समुद्र सागर में मिल जाती है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वास्तव में एक त्रिभुजाकार जैसा आकार होता है, उसका त्रिभुज के जैसा आकार होता है, और वो मिट्टी के द्वारा जो बहाकर लाए गए मिट्टी के कण हैं, जो मृदा है, उसी के जमने से बनता है। और ये एक उपजाऊ क्षेत्र होता है, जैसे कि आपने सुना होगा भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो उसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। तो डेल्टा में क्या होता है कि नदी जब बहकर नदी जब चलती है तो, और अपने साथ में बड़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले चलती है, लेकिन जब वो समुद्र के पास जाती है, यानी सागर में मिलने वाली होती है, तो उस समय पर उसका वेग कम हो जाता है, यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जिससे जो वो साथ में आकर मिट्टी बहाकर लाई है, वो सब जो है डिपोजिट होने लगती है उसके मुहाने पर, और ऐसे वो फिर दो वितरणाओं में बढ़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है और फिर सागर में मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं डेल्टा। लेकिन कोई नदी यदि डेल्टा ना बनाए तो एक्चुअली कैसे बनाती है? जब कोई नदी ऐसी चट्टानों से बहकर ऐसी चट्टानों से होकर बहती हैं जो अग्नि चट्टाने हो, आग्नेय चट्टाने हो, यानी इग्नस रॉक हो, तो वो मिट्टी, तो उसकी वो नदी उस समय पर वहाँ पर अग्नि चट्टानों को नहीं काट पाएगी, और नहीं काट पाएगी तो उसके साथ में उस मिट्टी में मृदा अपर्दन नहीं होगा, उन चट्टानों का, अग्नि चट्टानों का मृदा अपर्दन नहीं होगा, और मृदा अपर्दन नहीं होगा तो उसके हाथ में जो मिट्टी के कण हैं वो ज़्यादा उस मात्रा में उसमें बहकर नहीं चलेंगे, और जब उसमें ज़्यादा मृदा नहीं होगी उस मिट्टी में, तो जब वो मिलने वाली होगी वो नदी,
तो उस समय पर तो वो उसकी स्पीड कम नहीं होगी, और स्पीड कम नहीं होगी तो उसके जो साथ में कुछ जो वो बहाकर लाई है वो उसके मुहाने पर नहीं जमेगा, और ऐसी नदी सीधे सागर में जाकर मिल जाती है। तो जब वो सीधे सागर में जाकर मिल जाए और डेल्टा ना बने तो ऐसे को उसको बोलते हैं एक्सचुरी। तो यानी एक्सचुरी फॉर्म होती है। तो आपने देखा एक्सचुरी का निर्माण करती है। तो जितनी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, और वो सीधे खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और उनकी स्पीड भी मिलने से पहले उनकी जो वेग है वो भी कम नहीं होता। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं, अब एक एक करके इन नदियों को पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, पहली नदी है जो पश्चिम की ओर जो सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है वो है नर्मदा। तो नर्मदा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से। तो अमरकंटक से है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में मेकाल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो अनूपपुर जिला। यानी नर्मदा निकलती कहाँ से? देखिए एग्जाम में जो ऑप्शन होता है वो अमरकंटक होता है उसमें, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हो उसको कि कौन सी कहाँ से निकलती है, तो इसके लिए नर्मदा कुंड नाम की जगह है, और नर्मदा कुंड नाम की जो जो स्थान है नर्मदा कुंड, वो है अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश में, और उसमें अमरकंटक पहाड़ है, और वो उसमें मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ये अमरकंटक आता है। यानी ऑप्शन में तो अमरकंटक आता है, तो आप उसमें ऑप्शन अमरकंटक लगा देंगे। ठीक है, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, अब इसकी बात करते हैं। तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, आप इसको याद कर लेना। दूसरा, फिर नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है, यानी कौन कौन से राज्यों से ये नदी होकर बहती है। तो देखिए, क्योंकि नर्मदा नदी निकली है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश तो होकर बहेगी। 87% ये मध्य प्रदेश में ही बहती है। जितनी इसकी टोटल लंबाई है उसका 87% ये मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद 11% गुजरात में, और 2% ये लगभग 2 के करीब, यानी थोड़ा 2 से कम, तो वो महाराष्ट्र में बहती है। तो आपने देखा कि 3 राज्य हैं जिनसे ये होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अब ये नदी मिलती किस में है? तो देखिए इसका जो विलय होता है, यानी इसका माउथ कहाँ है, किस सागर में मिलती है, तो ये खंबात की खाड़ी में मिलती है, खंबात की खाड़ी। और इसके किनारे एक प्रमुख शहर है। जब ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलती है तो ये भरूच शहर इस पर स्थित है। भरूच शहर में ही ये मिलती है नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी किसका एक्सटेंशन है, किसका विस्तार है? तो अरब सागर का, यानी अरब सागर का ही हिस्सा है खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही हिस्सा। कई बार ऑप्शन में खंबात की खाड़ी दे दिया जाएगा, और कई बार ऑप्शन में अरब सागर ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो सुनिए, नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध कौन सा है? तो ओंकेश्वर बांध, ओंकेश्वर बांध है। तो ओंकेश्वर बांध किस नदी पर है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हो जाएगा ओंकेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर। ठीक है, एक जबलपुर शहर भी नर्मदा नदी के किनारे है, जबलपुर एमपी में है, जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी निकली है, यहाँ से मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे निकली है वो। ये निकली है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से। और नर्मदा नदी जब पश्चिम की ओर बहने लगती हैं तो इसके ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे ये है विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला आप ये देख रहे होंगे, इसके नीचे की तरफ यानी उत्तर में है विंध्याचल और नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 पर्वतों के बीच से ये नदी होकर बहती है। एक है विंध्याचल पर्वतमाला और नीचे की तरफ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये नदी नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद ताप्ती नदी जो बहती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा ऊपर की तरफ यानी उत्तर में सतपुड़ा और नीचे की तरफ अजंता पर्वत के बीच में होकर बहती है। ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है। ताप्ती निकलती है मूल तापी से, कहाँ पर? बैतूल जिला एमपी से। ठीक है, और देखिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है मेधा पाटेकर से। ये आंदोलन शुरू किया था मेधा पाटेकर ने। तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था क्योंकि नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध परियोजना बननी थी। सरदार सरोवर बांध परियोजना, और इस
सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा पर बहुत बड़ी संख्या में बांध बनने थे और उससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, हमारे पर्यावरण को खतरा था, इसलिए मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो उसका आंसर होगा मेधा पाटेकर से। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी जो है, वो जो पश्चिम की ओर बहती है, तो वो नदी है ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिला मध्य प्रदेश, बैतूल जिला एमपी से निकलती है ये। और जगह का जो एग्जैक्ट स्थान है वो मूल तापी, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम है मूल तापी। अब ये मूल तापी कहाँ है, तो ये है बैतूल जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब कुल लंबाई कितनी है ताप्ती नदी की, तो वो 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर। ठीक है, अपवाह क्षेत्र कहाँ क्या है, यानी कौन कौन से राज्यों से ये नदी होकर बहती है, तो इसकी अपवाह क्षेत्र में है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो 79% ये महाराष्ट्र में ही बहती है नदी। अब कौन ये मिलती कहाँ है, तो इसका जो विलय होता है, जो उसका माउथ है, जो उसका मुख है, यानी ये नदी निकलती तो है बैतूल से, लेकिन मिलती कहाँ है, तो इस सूरत शहर इसके किनारे बसा हुआ है और सूरत के पास ही खंबात की खाड़ी में इसके ये भी नदी मिल जाती है। यानी दोनों का, नर्मदा और ताप्ती का, दोनों का आसपास ही है, खंबात की खाड़ी में दोनों मिलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ताप्ती नदी पर स्थित एक प्रमुख बांध, तो वो है उकाई बांध परियोजना। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित एक बांध परियोजना है, यानी उकाई पूछे तो आप बता देना कि वो ताप्ती रिवर पर है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट रिवर है, वो नेक्स्ट रिवर है साबरमती नदी। देखिए साबरमती का उद्गम स्थल होता है मेवाड़ की पहाड़ियों से, यानी मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती है साबरमती नदी। ठीक है, अब जो साबरमती का विलय होता है वो भी खंबात की खाड़ी में होता है और इसके किनारे प्रमुख शहर है अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है, तो वो है साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी जो साबरमती नदी की जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। तो साबरमती नदी की लंबाई अगर पूछे तो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने देखा भाई साबरमती नदी को हमने पढ़ा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, तो ये है माही नदी। देखिए माही नदी है और माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट से है। तो मध्य प्रदेश में धार जिले से माही नदी निकलती है और इसकी टोटल लंबाई है 553 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र गया भाई, पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर गुजरात जाती है ये नदी। इसकी सहायक नदियां हैं सोम और जाखम, यानी सोम और जाखम किसकी सहायक नदियां हैं, तो माही की। अब देखिए माही नदी का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और हम अक्सर एग्जाम में उसको देख सकते हैं। तो माही नदी का एक ये फैक्ट है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी देखिए आप देखो, ये हमारी, अगर ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी में 23.5 डिग्री पर बीच 0 डिग्री पर यह है विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर बीच में इक्वेटर है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ लैटिट्यूड पर, और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर ये कर्क रेखा है, जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। और ये मकर रेखा है, मकर रेखा, और मकर रेखा कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको कैंसर बोलते हैं, इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो आपने देखा भाई ये नीचे साउथ की तरफ है, 23.5 डिग्री साउथ पर, साउथ लैटिट्यूड पर। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, यानी विश्व की एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी वो है, उसका आंसर है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, क्योंकि कर्क रेखा आपको पता है भारत से होकर गुजरती है, तो इसलिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी माही। ऐसी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपा, लिम्पोपा रिवर है, और ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना का बॉर्डर बनाती है, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो लिम्पोपा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो ये भी अफ्रीका में है, कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, और ये भी अक्सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो ये पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि माही नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध है। तो देखिए माही नदी पर एक प्रमुख बांध है बांसवाड़ा, राजस्थान में। देखिए बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और वहां पर बजाज सागर बांध है।
तो यानी क्वेश्चन अगर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, बजाज सागर बांध। ठीक है, अब ये नीचे एक फैक्ट लिखा है मैंने कि भाई ये तो चलो ठीक है, करक रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी हो गई, लेकिन भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो करक रेखा को 1 बार काटती है। कौन कौन सी है, तो वो है सोन, रिहंद, बेतवा। ये जो सोन एक नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, रिहिंद क्या है, वो सोन की सहायक नदी है, और बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और ये करक रेखा को 1 बार काटती है। यानी करक रेखा को 1 बार काटने वाली नदी है सोन, रिहिंद, बेतवा। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर सकते हो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमने देखा भाई लूनी रिवर, अब रह गई हमारी लूनी। लूनी का उद्गम स्थल अजमेर जिला है, और अजमेर जिले में अरावली पर्वत, यानी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अरावली है, क्योंकि आपको पता है अरावली पर्वत दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर 824 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और सबसे अधिक विस्तार अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में है। और वहीं से लूनी का उद्गम होता है, अजमेर के पास ही है, तो अजमेर के पास ही लूनी का उद्गम स्थल है जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अब इसका विलय कहाँ होता है लूनी किसी सागर में नहीं मिलती पाती, क्योंकि ये नदी कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, वहीं सूख जाती है, कच्छ के रण में ही सूख जाती है। और इसकी जो टोटल लंबाई है इस नदी की वो 320 किलोमीटर है, यानी 320 किलोमीटर लंबी नदी है लूनी, और ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, यानी सागर में नहीं मिल पाती, और ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसे रिवर ऑफ एफमिरल बोलते हैं, रिवर ऑफ एफमिरल, रिवर ऑफ एफमिरल बोलते हैं। रिवर और एफमिरल किसे कहा जाता है, तो लूनी नदी को। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भाई लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में इसकी सहायक नदी है सरस्वती, मिठड़ी, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, सुखड़ी और लिलड़ी। तो ये कौन सी है, मिठड़ी, सुखड़ी, लिलड़ी और जवाई और सरस्वती किसकी सहायक नदियां हैं, तो वो लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे कवर, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।